एजुकेशन मेक इजी में खुशामदीद। मैं हूं साबिर जान। आज जो है ना मैं आपके लिए बहुत ही अहम लेक्चर लेकर आया हूं जो ईपीएम से रिलेटेड है, एजुकेशन प्लान एंड पॉलिसी से रिलेटेड है। आज तक इस पर कोई सॉलिड काम नहीं हुआ। मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा सा मैं काम कर लूं। इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये मेरा टॉपिक है एजुकेशन प्लान एंड पॉलिसी। ईपीएम से ये रिलेटेड है। जो लोग ईपीएम एमफिल कर रहे हैं या ईपीएम पीएचडी ईपीएम में कर रहे हैं तो उनको ये पता होगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन लेक्चरर के पेपर्स के अंदर इसके एमसीक्यू ज़रूर आते हैं और बुक्स के अंदर इसके एमसीक्यूज़ मौजूद नहीं हैं बदकिस्मती से। तो मैंने ये किया है कि पास्ट पेपर से एमसीक्यूज़ निकाले हैं और यहाँ पर लिख लिए। मैं स्पेशल थैंक्स अदा करता हूँ अदनान सगीर साहब हैं जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। साबिर हुसैन फ्राम बुरेवाला एजुकेशन एकेडमिया से हैं, तो हर पल जो है ना मुझे वो गाइड करते हैं और वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मेरी मदद भी करते हैं। अफाज़ नईम साहब हैं मुल्तान से, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ज़ियाउल्लाह खटक साहब हैं बकर से, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नवीद अहमद तहसील साहब हैं, ये भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। तनवीर शाह साहब हैं, मोहम्मद खालिद फ्राम बकर से हैं। कैसर अब्बास बिरमानी साहब हैं, ज़ीशान साहब फ्राम बकर से हैं। मार नदीम साहब हैं, इरफान आशिक साहब हैं, तौफीक साहब हैं, रिजवान साहब हैं लाहौर से, गज़नफ़र अब्बास साहब हैं, वाजिद अली राजा फ्राम लाहौर से हैं। मदर हियाल साहब हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे हर वक्त खुश रखते हैं। हमाद अब्दुल्ला साहब हैं रावलपिंडी से, और अमजद रंद साहब हैं जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं और एजुकेशन के हवाले से मुझे अप टू डेट रखते हैं। अब जो ना हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। जो एमसीक्यूज़ पेपर्स के अंदर आते रहे हैं थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट है एमसीक्यू। एट इंडिपेंडेंस द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान वाज 10%, 15%, 20%, 25%। ये कौन सा मतलब है? कहता है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट कितना थी। अच्छा, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। दो हिस्से थे, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान। ये दोनों को मिला के जो है ना पूछा गया है यहाँ पर, क्योंकि उस वक्त न्यू बॉर्न पाकिस्तान था। जो डेवलप्ड सिटीज़ थी या इलाके थे वो इंडिया के हिस्से में आ गए। बांग्लादेश और ये जो मौजूदा हमारा पाकिस्तान है यहाँ पर जो है ना ये डेवलपमेंट रेट बहुत कम थी। ब्रिटिश इंडिया ने यहाँ पर जो है ना बहुत कम तवज्जो दी। इस वजह से यहाँ पर जो लिटरेसी रेट थी वो थी 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट इंडिपेंडेंस देयर वाज आर वर डैश यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन 3-4 पास पेपर्स के अंदर मैंने देखा है और अगर इसको आप गूगल करें सर्च करें तो इसके मुख्तलिफ जवाब मिलते हैं। बुक्स के अंदर भी मुख्तलिफ जवाब मिलते हैं। तो बुक्स के अंदर जो इसका जवाब है वो है एक यूनिवर्सिटी, वन यूनिवर्सिटी। और इसका अगर गूगल के अंदर आप डिटेल देखें तो डिटेल भी इसकी यूँ लिखी हुई है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान हैड ओनली वन यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, फाउंडेड इन 1882 इन लाहौर। अब देखें जो पेपर सेटर है अगर वो बुक से या किसी साइट से गूगल से इस तरह का एमसीक्यू उठा लेता है तो साफ सी बात है कि वहाँ पर वो एक यूनिवर्सिटी को ही टिक लगाएगा। अगर वो पेपर बनाने वाला मतलब है कि वो कुछ समझ बूझ रखता है तो वो जो है ना 2 यूनिवर्सिटीज़ थी वो जवाब उठाएगा वहाँ से। अब यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं? गूगल पे अगर आप रिसर्च करने बैठ जाएं तो आपको 3 यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, लेकिन अगर आप सरफेस पे देखें तो 1 यूनिवर्सिटी है। असल में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो नीचे इसकी जो है ना मैंने डिटेल लिखी है, अब इसको थोड़ा देखते हैं। ये जो ऊपर वाले ये एमसीक्यू का जो डिटेल है ये 1 वाले का, तो यूँ बयान किया गया। एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947 द नेसेंट नेशन ऑफ पाकिस्तान हैड ओनली 1 यूनिवर्सिटी। अब ये कहता है कि जो न्यू बॉर्न पाकिस्तान था, न्यू कौम थी, उनके पास सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी, द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। बाय 1997 द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैड राइजन टू 35। अब
1997 के अंदर जो है ना यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बढ़ गई, 35 तक पहुंच गई। पहले वो कहते हैं कि सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़, अब वो कहते हैं पहले बुक्स के अंदर 1 यूनिवर्सिटी लिखा हुआ, लेकिन है 2 यूनिवर्सिटीज़। अब मैं थोड़ा इसको नीचे लिखा है इसकी तफसील, आप नीचे देखेंगे इसका। जनाब ये जो दूसरी यूनिवर्सिटी है ये है यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका। दिसंबर 1913 के अंदर ये हमारे वजूद में आई। 1912 में मेरे ख्याल में तनसीख बंगाल था, उसके बाद ये वजूद में आई। इन 1936 द यूनिवर्सिटी अवार्डेड ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री टू अल्लामा इकबाल एंड रविंद्रनाथ टैगोर। 1936 के अंदर इस यूनिवर्सिटी ने अल्लामा इकबाल और रविंद्रनाथ टैगोर को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी। अल्लामा इकबाल की तस्वीर तो आपने देखी होगी, रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर ये है। ये शायर भी था, पोइट भी था, पोइट, ड्रामा निगार, नावलिस्ट। लिंग्विस्टिक के अंदर इसका बहुत सारी खिदमात हैं और अक्सर बेशतर इसका नाम आता है। उर्दू के अंदर भी इसकी बहुत सी खिदमात हैं। तो इसको एजाज़ी डिग्री जो है ना ढाका यूनिवर्सिटी ने दी। ढाका यूनिवर्सिटी जो है ना 1913 के अंदर मर्द वजूद में आ चुकी थी। 1936 के अंदर उसने डिग्रियां भी चलाना शुरू कर दी। 2 लोगों के अलावा उन्होंने इस यूनिवर्सिटी ने 5-6 और लोगों को भी ज़्यादा डिग्री दी थी। 2 मैंने ऐसे लिखे हैं क्योंकि ये ज़्यादा मशहूर है। थोड़ा इसका मैंने डिटेल नीचे लिखा है। द यूनिवर्सिटी प्लेड आ सिग्निफिकेंट रोल इन द बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट। अब ये यूनिवर्सिटी साफ ज़रा बंगाली यूनिवर्सिटी थी, बांग्लादेश के अंदर थी, तो वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो बंगाली थी। लेकिन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने कहा नहीं जी हम तो उर्दू पढ़ाएंगे, हमारा कौमी ज़बान उर्दू होगा। यहाँ से जो है सारी खराबी पैदा हुई और इस यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया क्योंकि इसके जो असातिज़ा थे वो हिंदू थे और साफ ज़रा हिंदू मगरबी पाकिस्तान के हक़ में नहीं थे। और तलबा को जो उन्होंने तालीम दी उनको मोटिवेट किया कि आपका तो अलग वतन होना चाहिए, यहाँ पर जो है बंगाली होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना ये बंगाली लैंग्वेज की मूवमेंट चल पड़ी। इसकी एक और वजह भी थी, जिस तरह से हमारे बहादुर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर लोग एहतजाज करते हैं तलबा ख़ास तौर पर कि सराइकी डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने सराइकी में MA कर लिया है तो वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर अपनी सीट पक्की कर लें, सीट हासिल कर लें। इसी तरह से गाज़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कहते हैं बलोची डिपार्ट होना चाहिए, तो हमें 2-4 जो सीटें हैं ना लेक्चरर की वो मिल जाएंगी, हमारा फ्यूचर इस तरह से बन जाएगा, डिपार्टमेंट्स बढ़ने चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो है ना इसी तरह की ख़राबी पैदा हुई कि बंगाली लैंग्वेज होना चाहिए और अगर आप वन नेशन हैं तो नेशनल लैंग्वेज के अलावा कोई और ज़बान नहीं होना चाहिए। अच्छा, व्हेन बंगालीज़ जॉइन टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट उर्दू बीइंग द ऑफिशियल लैंग्वेज इन ईस्ट पाकिस्तान। अब उर्दू को जो है ना उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज ईस्ट पाकिस्तान में लागू कर दिया था। जब ईस्ट पाकिस्तान में भी उर्दू ज़बान लागू हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, तो जो बंगाली थे ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे बंगालीज़, वो मुतहद हो गए। उन्होंने उर्दू के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू कर दी। यहाँ से जो है ना जो बगावत थी, बगावत की जड़ जो है ना यहाँ से उसने सर उठाया, यहाँ से पैदा हुई और बाद में जो है ना सेपरेट होमलैंड उन्होंने हासिल कर लिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए इस यूनिवर्सिटी की वजह से। इस वजह से इसको पाकिस्तान की जो कंटेंट्स है उससे हटा दिया गया है। वहाँ पर वन यूनिवर्सिटी शो होती है, वो कहते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सिटी था ही नहीं, ये एक बागी यूनिवर्सिटी थी और यहाँ के जो तलबा थे वो बागी थे। हालांकि अगर देखें तारीख़ को आप देखें तो पाकिस्तान बनाने में सबसे जो ज़्यादा किरदार है वो बांग्लादेश का था। मतलब कि वहाँ का जो बंगाल था, सारे लीडर जो है ना वही थे, बंगाल के थे। वेस्ट पाकिस्तान के जो है ना आपको सिर्फ क़यादत मिलेगा, अल्लामा इकबाल उन्होंने ख्वाब देखा था, या चंद एक मिलेंगे। ज़्यादा जो अगर असम्बलीज़ के अंदर जो बात करने वाले थे वो बंगाली ही थे।
तो इस वजह से वो पहले ही नारिश थे और उसके बाद दोबारा वो अपना होमलैंड हासिल करने के लिए पहले ट्रेंड थे और दोबारा वो और ज़्यादा मुतहरक हो गए। ढाका यूनिवर्सिटी वाज द मेन प्लेस, ये जो ना मेन प्लेस था सियासी तौर पर भी, वेयर द मूवमेंट स्टार्टेड विद द स्टूडेंट्स जॉइनिंग टुगेदर एंड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पाकिस्तान गवर्नमेंट। यहाँ जो ना स्टूडेंट्स जो थे वो सारे इकट्ठे हो गए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। लेटर काउंटलेस स्टूडेंट्स वर स्लॉटर्ड इन वेयर द शहीद मीनार स्टैंड्स टुडे। फिर जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वहाँ पर शहीद हो गए या कत्ल कर दिए गए इस मूवमेंट के ऊपर। तो अब जो है ना वहाँ पर शहीद मीनार बना दिए गए। हमारे लाहौर के अंदर जो है ना वो मीनार पाकिस्तान है, वहाँ पर शहीद मीनार बना दिए गए क्योंकि स्टूडेंट्स ने वहाँ पर बहुत सारी कुर्बानियाँ दी इस मूवमेंट को कि बंगाली को जो है ना वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दी जाए। तो हक भी बनता था उनका क्योंकि उनकी नेटिव लैंग्वेज जो है ना वो बंगाली थी। उर्दू को लागू करना वो उनका हक भी नहीं था। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद बंगाली वाज रिस्टोर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। बंगालियों ने अपनी जो ज़बान थी वो हासिल कर ली और पाकिस्तान के अंदर दो ज़बानें उर्दू और बंगाली लागू कर दिए गए। ये सारा जो प्रोटेस्ट इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा थी, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जो ने की। इस वजह से ये भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। इस तरह से पाकिस्तान के दो यूनिवर्सिटीज़ हो गई, पंजाब यूनिवर्सिटी और ये ढाका यूनिवर्सिटी। नाउ ओवरऑल देयर आर नाउ अबाउट 2900 एफिलिएटेड कॉलेजेस इन पाकिस्तान। ये रिसेंट है, पाकिस्तान में सब जो है ना 2900 प्लस कॉलेजेस जो है ना काम कर रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना हम अपने MCQ की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अहम है। एट प्रेजेंट ये 2020 का डाटा है, 2021 का डाटा कलेक्ट नहीं हुआ कोविड की वजह से, तो अक्सर जो है ना ये पेपर के अंदर आ जाता है। इसको आपने देखा है कि व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, वो 60% है। अगर आप गूगल देखें विकीपीडिया पे, वहाँ पर कुछ ज़्यादा है, 61.4 भी आता है, किसी जगह पर कुछ और भी है, लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर है वो ये है 60%। द हाइएस्ट लिटरेसी रेट 64% इज़ इन प्रोविंस ऑफ पंजाब। पंजाब के अंदर जो है ना वो लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, 64% है। तो क्योंकि अब पंजाब की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से पंजाब सबसे आगे है क्योंकि यहाँ पर साइंस लेबॉर्ट्रीज़ हैं और जितनी भी साइंसी तजुर्बात होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो पंजाब के अंदर ही होते हैं। पंजाब जो है ना ये डेवलप्ड एरिया है, तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से पंजाब नंबर 1 पे है। इस वजह से लिटरेसी रेट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी ज़्यादा है, लोग अमीर हैं, बच्चों को भी ज़्यादा पढ़ाते हैं क्योंकि गरीब लोग हैं वो तालीम को अहमियत नहीं देते, वो समझते हैं कि तालीम एक फ़जूल चीज़ है। अमीर लोग बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते हैं क्योंकि उनको तालीम की अहमियत का पता है। द लोएस्ट लिटरेसी रेट 40% इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की आबादी वैसे भी कम है, तो लोगों को वहाँ पर इतना शौर भी नहीं है कि बच्चों को हम पढ़ाएँ। तो भेड़ बकरियाँ जो है ना उनका ज़रिया माश है, बच्चे जो है ना भेड़ बकरियाँ चलाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर लिटरेसी रेट जो है ना वो बहुत कम है, 40% है। और गवर्नमेंट ने अभी तक वहाँ जो है ना तवज्जो नहीं दी, सबसे जो है ना वो लोएस्ट लिटरेसी रेट है यहाँ पर। द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल्स इन पाकिस्तान, जो फीमेल्स की हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो सूबा पंजाब के अंदर ही है, प्रोविंस पंजाब के अंदर। वो कितना है, वो है 57%। अभी भी देखें 43% जो फीमेल हैं वो अनपढ़ हैं पंजाब के अंदर भी, हालांकि पंजाब बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता प्रोविंस है हमारा। नेक्स्ट जो हमारा MCQ है वो आ जाता है, यूँ आ जाता है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज़ इन डैश डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट का जिक्र था, यहाँ पर कैपिटल का जिक्र नहीं था, ये पास्ट पेपर से लिया गया MCQ। तो वहाँ पर जो है इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में जो है लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। वैसे तो इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, कैपिटल टेरिटरी भी है, और यहाँ पर जो लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोएस्ट लिटरेसी रेट इज़ इन द डैश डिस्ट्रिक्ट। अब जो कम लिटरेसी रेट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। अब बहुत ज़्यादा बुक्स के अंदर कोहलू आता है इसका जिक्र।
लेकिन आजकल अगर गूगल करें आप, या जो नई बुक्स गाइड्स वगैरह आ रही हैं उनके अंदर डेरा बुगटी का जिक्र है। कोहलू जो है ना, यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम थी, तो मेरे ख्याल में 15% रहा या 20%। मुशर्रफ के दौर के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी तरक्की हुई, और जो स्टूडेंट्स थे रोड बनने से, कन्वेंट्स की वजह से वो क्वेटा और दूसरे शहरों में निकल गए, थोड़ी सी लिटरेसी रेट यहाँ पर इंक्रीज़ हुई। लेकिन डेरा बुगटी जो है ना, ये पीछे हो गया। जो न्यू रिसेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो डेरा बुगटी ही है। वन ऑफ द टारगेट्स ऑफ विजन 2025, अब 2025 का जो विजन था वो क्या था हमारा, इज़ टू इंक्रीज़ द लिटरेसी रेट टू बाय 2025 तक जो है ना वो लिटरेसी रेट कितना बढ़ाया जाएगा, 90% बढ़ाया जाएगा। लेकिन हालात आपके सामने हैं, असातिज़ा को पढ़ाने दिया नहीं जाता, सारा दिन जो है ना उनसे वर्क कराया जाता है, पेपर वर्क होता है खाली। ये डेंगी एक्टिविटीज़ हैं या दूसरी डाक्स हैं, ये तैयार करो, बच्चों पर वो तवज्जो देते नहीं है। तो जो पॉलिसी मेकर हैं वो इसको अचीव नहीं होने देंगे। अगर अचीव हो भी गया तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होगी बच्चों की। सारा कुछ जो है ना ये टीचर को जब तक वो फैसिलिटेट नहीं करेंगे पॉलिसी मेकर जो है ना, उस वक्त तक ये टारगेट जो है ना कभी अचीव नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट हमारा MCQ है, ये भी पेपर से लिया गया है। द करंट पब्लिक एक्सपेंडिचर ईयर 2020 बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन इज़ डैश ऑफ द GDP से जो है ना कितना % वो बजट इस पे रखा गया एजुकेशन के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट ने कितना रखा, वो था 2.3%। अच्छा, गवर्नमेंट डैश ऑफ GDP बाई 2018 के अंदर जो है ना इसका बजट कितना था, वो 4% था, वो ज़्यादा था। ये दो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, जिनको आप इन्हें याद करना है। जो 2020 के अंदर था वो 2.3, जो 2018 के अंदर था वो 4% था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ये करंट अफेयर से ताल्लुक़ है इसका, ये चेंज भी हो सकता है बाद में। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन का जो करंट चेयरमैन है वो कौन है। पहले जो था वो डॉक्टर तारिक बेनूरी था, लेकिन अमजद रंज साहब कह रहे थे कि इसको अब हटा दिया गया है, और साबिर साहब कह रहे थे कि सीट जो है ना वेकेंट पड़ी है, और इसका जो इजाफी चार्ज है वो डॉक्टर शाइस्ता सोहेल को दिया गया है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इस वक्त, तो उसको जो है इजाफी चार्ज दिया गया है। इसको आपने याद रखना है। जो ही ये नया मिनिस्टर जब आए तो आपने, चेयरमैन जब नया आए तो वो लिख लेना है यहाँ पर। करंट बजट रुपीज़ 102.4 बिलियन, जो HEC का जो करंट बजट है वो 102.4 बिलियन है रुपीज़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन obligates स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू क्लास। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि 25A जो आर्टिकल है हमारा, उसके मुताबिक तालीम किस जमात तक फ्री है, वो 10वीं जमात तक फ्री, मैट्रिक तक तालीम फ्री है। मैट्रिक तक देखें स्कूलों के अंदर फ़ीस नहीं ली जाता है। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 3 महीने का या सेमेस्टर का फ़ीस लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि मैट्रिक तक कोई फ़ीस नहीं ली जाती, मैट्रिक तक तालीम वैसे भी फ्री है, स्टेट ने फ्री कर दिया है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्यूरेशन ऑफ 11th 5-year एजुकेशन डेवलपमेंट प्लान वाज फ्राम डैश टू डैश। जो 5 साल मनसूबा था, 11वां 5 साल मनसूबा, वो किस वक्त से किस वक्त तक था, तो ये 2013 से लेकर 2018 तक ये 11वां मनसूबा था। और मेरे ख्याल में सारे मनसूबे नाकाम ही हुए हैं, कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये पॉलिसी मेकर जो है ना, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी नाकाम होते हैं। कभी माशरा लग जाता है तो कभी तख्ता उलट दिया जाता है, कभी क्या होता है, कभी प्रोटेस्ट हो जाता है, लॉन्ग मार्च होता है, कभी धरने होते हैं। तो अब तो कोविड आ गया है, इसकी वजह से जो है ना ये एजुकेशन के जो गोल्स हैं वो हासिल नहीं किए जा सके पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट 1951 द मेन हर्डल आइडेंटिफाइड वाज लैक ऑफ। 1951 का जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ उसके अंदर जो सबसे
बड़ी जो वो कमी डिग्नोस हुई वो थी ट्रेन टीचर्स ट्रेन नहीं थे। जब टीचर ट्रेन नहीं होंगे तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। हम जो अब नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। ये भी पेपर में मैंने देखे हैं, आए हुए थे पास्ट पेपर के अंदर। सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान आर द क्लासेज ऑफ सेकेंडरी लेवल पे कौन कौन सी क्लास होती हैं। ये 9th और 10th होता है जो सेकेंडरी स्कूल होते हैं। लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो 6 से 7 8 इसको भी शामिल कर लेते हैं। हालांकि ये मिडिल पोर्शन है। उन्होंने पोर्शन का पूछा, सेकेंडरी लेवल का पूछा, लेवल पोर्शन को कहते हैं। तो इस लेवल पे जो है ना या पोर्शन में सेकेंडरी पोर्शन में 9वीं और 10वीं जमात होती है। हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान आर द क्लासेज ऑफ, जो हायर सेकेंडरी लेवल है, जो हायर सेकेंडरी पोर्शन है उसमें 11वीं और 12वीं क्लास होती है। ये नहीं कि आपने 1 से लेकर, अगर वो बड़ा स्कूल है तो वहाँ पर कच्ची से पढ़ाया जा रहा है 12th तक, तो आपने जो है ना वहाँ पर ये लिख देना है। लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने लेवल पूछा, लेवल कहते हैं पोर्शन को, कि सेकेंडरी पोर्शन कौन सा है, उसमें कौन सी क्लासेस होती हैं, वो 11 और 12 वाली होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन पाकिस्तान एजुकेशन इज मेनली अंडर द, पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन है वो किसकी ज़िम्मेदारी है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के कुछ अपने स्कूल्स हैं, लेकिन जो ज़िम्मेदारी है एजुकेशन की वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड टू प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च आर मेनली अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। ये जो प्रोफेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग वाले जो इदारे हैं, तो ये जैसे टैप्टा हो गया, दूसरे इदारे हो गए, स्किल डेवलपमेंट वाले इदारे हो गए, तो ये फेडरल गवर्नमेंट इनको जो है ना वो ऑर्गेनाइज करती है। इसके अंदर ये चलते हैं। ये जो टेक्निकल एजुकेशन हो गया, जिस तरह से ये अकाउंट्स ग्रुप हो गया, शॉर्ट हैंड ग्रुप है, या जो टाइपिंग वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, IT वगैरह सिखाते हैं, ये जो सारे इदारे हैं, ये मैट्रिक के बाद ये क्लासेस शुरू होती हैं, इनको फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो मैनेज करती है। नेक्स्ट हमारा जो गवर्नमेंट है, नेक्स्ट हमारा जो वो MCQ है वो है, विच फ्राम द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अब वो कहते हैं कि ऊपर वाला हम पढ़ चुके हैं कि ये जो ट्रेनिंग वाले हैं, प्रोफेशनल वाली ट्रेनिंग, ये कौन कौन से इदारे हैं, तो उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। यहाँ पर नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, यहाँ पर इसका एब्रीविएशन दिया गया है। ये इस्लामाबाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, यहाँ से इसको ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन हर प्रोविंस के अंदर कई छोटी छोटी शाखें, ब्रांचें बनाई गई हैं। टैप्टा या वोकेशनल इंस्टीट्यूट या वोकेशनल कॉलेज के नाम से ये जाने जाते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन है, और फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये FBISE, ये इस्लामाबाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये भी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ये सारे जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डे इज़ सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली एज वर्ल्ड टीचर डे। अब जो टीचर डे है वो कौन सा दिन मनाया जाता है, वो है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को यौम सज़ा मनाया जाता है। इसी तरह से यौम सज़ा के बाद एक लिटरेसी डे भी मनाया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है, ये दोनों सेपरेट हैं। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली एज लिटरेसी डे। लिटरेसी डे जो है ना वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये अपना याद रखने हैं, 5 अक्टूबर टीचर डे और 8 सितंबर लिटरेसी डे। 5, 8 ये दोनों क्वेश्चन सेपरेट हैं, इनको अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका जो एब्रीविएशन है वो SDGs है। द टारगेट टू इंश्योर दैट ऑल यूथ एंड a substantial proportion of adult, both men and women, achieve literacy and numeracy by 2030। वो कहते हैं कि एडल्ट जो है ना, मर्द और औरतें जो है ना, वो 2030 तक लिटरेसी हासिल कर लें, तालीम हासिल कर लें, या लिटरेसी रेट हासिल कर लें। वो कितना % होगा, हमारा जो टारगेट है इनका वो है 80%, 80%। वो जो है ना वो लिटरेट हो जाए। लिटरेट का जो मानी है वो ये है कि पहले था जो अखबार को पढ़ सके, लेकिन बाद में उन्होंने जब सर्वे किया तो जो कुरान मजीद पढ़े हुए थे, बच्चे मदरसे जाते थे, वो अखबार को कुछ ना कुछ पढ़ लेते थे। फिर उन्होंने ये रिवाइज़ किया
कि जो पढ़ सके, लिख सके और सिंपल हिसाब कर सके, जमा तफरीक वगैरह, उसको लिटरेट कहा जाएगा। अब यहाँ पर एडल्ट का भी जिक्र है, तो यहाँ पर जो है ये इसका जो गोल है SDGs का 2030 तक, कि वो 80% इसको हासिल कर लेगा। नेक्स्ट हमारा, हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आजकल जो है वो शफकत महमूद है, इसको सारे जानते हैं, लेकिन ये चेंज होते रहते हैं, इसको आप जहन में रखना है। खबरें आपने सुननी है, जब ये चेंज हो तो आपने यहाँ पर जो है वो लिखना है। फिर हु इज़ द करंट फेडरल सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वो है फराह हामिद खान। नेक्स्ट हमारा, प्री प्राइमरी और प्रेप क्लासेस आर फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ डैश एंड डैश ईयर। अब कहते हैं वो प्री प्राइमरी जो है ना, जो प्री क्लासेस हैं, उनके लिए बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए? पहले जो था वो था 7 साल के बच्चे जो है ना स्कूल दाखिल किए जा सकते हैं, फिर 5 साल हुआ, लेकिन आप कहते हैं कि अब 3 साल वाले बच्चे जो है ना उनको भी आप दाखिल कर सकते हैं, जो सिर्फ टीचर्स के लिए बोझ ही है। अब 3 साल वाले बच्चे वहाँ पर आकर रोते हैं, ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरे बच्चों को पढ़ने देते हैं, बल्कि टीचर को उल्टा ये तंग करते हैं। ये जो पॉलिसी मेकर हैं, ये पता नहीं इनके जहन में क्या है, ये समझते हैं कि बच्चे जो है ना अफलातून होकर पैदा होते हैं। हालांकि बच्चों को 7 साल तक घर पे तालीम देनी चाहिए, वहाँ पर जो ना उनके जो वालिदैन हैं वो उनको अदब व आदाब सिखाएँ, तरीके सिखाएँ, फिर जब वो स्कूल आएँ तो वो पढ़ना सीखें। 3 साल वाला बच्चा अगर स्कूल आता है तो वो कभी नहीं पढ़ता, एक दफ़ा उसके न पढ़ने वाली आदत बन जाती है, वो कभी भी ऊपर जाकर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। जो 7 साल का बच्चा होता है वो जब स्कूल आता है, स्कूल के जो कंटेंट है वो उसके लिए नई चीज़ें हैं, उनको वो दिल लगा कर पढ़ता है और वो नारिश भी होता है और वो कामयाब भी होता है। जितने भी आप देख लें ऑफिसर्स हैं, सर्वे कर लें, वो लेट एज के अंदर स्कूल गए थे सारे। 3 ईयर वाला आपको कोई बड़ा ऑफिसर या पढ़ा लिखा बंदा नहीं मिलेगा, ये आप रिसर्च कर लें। अच्छा, प्राइमरी लेवल जो है ना ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान और द क्लासेज ऑफ 1 to 5, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं हमारे, ये प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी पोर्शन है, उसमें कौन कौन सी क्लासेज होती हैं? तो 1 से लेकर 5वीं तक। ये अपने लेवल जो है इसका मतलब आपने पोर्शन लेना है। नेक्स्ट हमारा, मिडिल लेवल ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान और द क्लासेज ऑफ 6 to 8। मिडिल पोर्शन जो है वहाँ पर सिर्फ 6ठी से लेकर 8वीं तक क्लासें होती हैं, यानी कि आपने मिडिल स्कूल है तो वहाँ पर जो है ना आपने 1 से लेकर 8 तक लिख देना है, नहीं, क्योंकि उन्होंने लेवल पूछा है, पोर्शन पूछा है। मिडिल पोर्शन में सिर्फ 3 क्लासेज होती हैं। अगर वो 1 से लेकर 5वीं तक जमात हैं वो प्राइमरी पोर्शन होगा, चाहे स्कूल एक ही हो, मिडिल स्कूल है आपका, उसके पोर्शन 2 होते हैं। हाई स्कूल है उसके अंदर तमाम क्लासें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उसके पोर्शन 3 होगा, एक प्राइमरी होगा, मिडिल होगा और सेकेंडरी होगा। इस तरह से ये हमें 6 और 8 तक लिखना है इसका। नेक्स्ट है हमारा, इन पाकिस्तान टर्शरी लेवल एजुकेशन इज़ सुपरवाइज्ड बाय। अब देखो यहाँ पर लफ्ज़ आ गया टर्शरी। पाकिस्तान के अंदर जो एग्ज़ाम लेने वाले इदारे हैं वो 3 हैं। एक जो है ना 5वीं और 8वीं का जो एग्ज़ाम लेता है वो पैक है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे जो इम्तिहान लेता है वो इंटरमीडिएट बोर्ड है, BI ऐसे ही जिसको कहते हैं। तो अब ये टर्शरी लेवल पे जो है ना ऊपर जो होता है वो HEC उसको संभाल लेता है, हायर एजुकेशन कमीशन संभाल लेता है इसको। विच मिनिस्ट्री ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ओवरसी एजुकेशन एंड रिलेटेड मैटर्स। तो ये मिनिस्ट्री जो है फेडरल गवर्नमेंट की जो एजुकेशन के रिलेटेड है उसको देखभाल करती है, वो कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ये जो इदारा है ये फेडरल लेवल पे तालीम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट प्राइम मिनिस्टर स्किल फॉर ऑल स्ट्रेटजी। अब ये न्यू क्वेश्चन है, डेटा बैंक के अंदर न्यू है ये जो प्राइम मिनिस्टर ने स्किल्स फॉर ऑल स्ट्रेटजी स्टार्ट किया था, तो उसकी देखभाल के लिए कौन सा इदारा है? वो इसका मैंने एब्रीविएशन यहाँ पर लिख दिया है, NAVTTC ये इदारा है। नीचे इसका जो है ना मैंने यहाँ पर तफसील लिखा है कि ये किस चीज़ के लिए है एब्रीविएशन, नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। इसको अपने जहन में रखना है। और ये स्किल फॉर ऑल स्ट्रेटजी ये PM ने स्टार्ट कराया था, ये भी आपने याद रखना है इसका। नेक्स्ट वन है हमारा, वन टारगेट
ऑफ द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये SDGs जो पहले इसका हमने पढ़ा है, is to ensure that dash girls and boys complete quality primary and secondary education by 2030 के अंदर जो ना इस जो इदारे का जो गोल है वो कितना है, वो है 100%। अब देखें ये गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए आ गया है कंप्लीट, मतलब है कि छोटे बच्चों के लिए आ गया है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे आ गया है। पहले जो हमने पढ़ा था वो अडल्ट के लिए था, मैन एंड वीमेन के लिए, तो वो 90% था। अब ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी तक है, तो ये चाहता है कि ये 100% तक ये हो जाए, इसका ये जो है ना ये टारगेट है। नेक्स्ट है हमारा उर्दू डिक्लेयर्ड एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट फ्राम 6th क्लासेज टू डिग्री लेवल एंड। अब 6ठी क्लास से लेकर डिग्री लेवल तक जो है ना उर्दू को लाजमी मज़मून करार दिया गया। किस पॉलिसी के अंदर? 1959 की जो पॉलिसी थी उसके अंदर। ये जो है ना पास्ट पेपर से मैंने लिया है, ये उसमें आ जाता है। करंटली हाउ मैनी इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन पब्लिक एंड प्राइवेट आर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो पब्लिक एंड प्राइवेटली काम कर रहे हैं हायर एजुकेशन के जो है ना, ये हैं 211। ये एफिलिएटेड भी हैं, मतलब आप कह सकते हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस जो है ना इंस्टीट्यूशंस वो, और जो पब्लिक के हैं वो इनकी तादाद 211 है इस वक्त। लेकिन ये अप डाउन होते रहते हैं, इंक्रीज़ भी होते हैं डिक्रीज़ भी होते हैं ये, क्योंकि ये कुछ जो है ना वो इनको एफिलिएशन जो है ना वो ये चीज़ें ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट हमारा MCQ है, इन मॉडर्न टाइम्स द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। वो कहते हैं कि जो एजुकेशन का जो एम है वो अब क्या होना चाहिए मॉडर्न दौर के अंदर, वो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करें। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, उन्हें सिर्फ कंटेंट पढ़ा दी जाती हैं, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं कराया जाता, सिर्फ बच्चों को पढ़ा दी जाती है किताबें, और आगे जाकर वो रोज़गार हासिल नहीं कर पाते। तो ये एजुकेशन का जो गोल है वो कहते हैं कि स्टूडेंट को इस काबिल बनाया जाए कि कम अज़ कम वो कमा सके। प्लेइंग ऑर्गेनाइज्ड गेम इन द स्कूल डेवलप्स। अब जो ऑर्गेनाइज्ड गेम्स हैं स्कूल के अंदर जो वो खेले जाते हैं, तो वो क्या डेवलप करते हैं? एक्टिवनेस अमंग स्टूडेंट्स, ये भी वैसे तो देखें ये सूटेबल है, गुड हेल्थ भी सूटेबल है, कोऑपरेशन एंड फिज़िकल बैलेंस ये भी सूटेबल है, इंटरेस्ट इन द स्कूल ये भी सूटेबल है, सारे ये सूटेबल है। वैसे जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, अप्रोप्रिएट है, वो करीब तरीन है, वो है कोऑपरेशन एंड फिज़िकल बैलेंस। आपने इसको टेक करना है। तो ये जो गेम्स हैं इसको ज़्यादा डेवलप करती हैं, सी जो है ना इसका। नेक्स्ट है हमारा द सक्सेस ऑफ अ टीचर इज़ प्रोपोर्शनल टू है। अब टीचर की जो सक्सेस है वो किस चीज़ से प्रोपोर्शनल है? वो एटीट्यूड भी है स्टूडेंट्स एटीट्यूड, सोशल अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें तो वैसे आती हैं, लेकिन जो एप्रोप्रिएट है ज़्यादा करीब है वो है स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट अच्छा होगा तो उस टीचर को प्रेज़ किया जाएगा, कहेंगे ये सक्सेसफुल टीचर है। अब मोस्ट रिसेंट जो है ना अभी जो डाटा बैंक में शामिल हुए हैं क्वेश्चंस, ये भी मैंने कुछ निकाली हैं, ये शायद आने वाले पेपर के अंदर इंक्लूड हो जाएं, इनको अपने डायरी पे लिख लेना है। द फेज़ 1 ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम फॉर क्लास 1 to 5 इज़ एक्सपेक्टेड बी इम्प्लीमेंटेड बाय। ये जो ना ये सिंगल नेशनल करिकुलम का जो मनसूबा है 1 क्लास लेकर 5वीं क्लास तक, ये एक्सपेक्टेड था मार्च 2021 तक, 2021 तक, मार्च 2021 तक इसको इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से छुट्टियाँ हो गई। लेकिन इसके मास्टर ट्रेनर्स की भर्ती अब शुरू हो चुकी है, जो ट्रेनिंग देगी टीचर्स को, और यूँ समझो कि ये इम्प्लीमेंट हो गया है। ये अब आगे इसका पता नहीं क्या होगा कि पूरी मुल्क में इम्प्लीमेंट इसको करते हैं या अभी इसकी पायलट टेस्टिंग जारी रहेगी। इन पाकिस्तान द प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट इज़, जो प्राइमरी स्कूल की ड्रॉप आउट रेट है वो कोविड से पहले 22.7% था। कोविड के दौरान जो ड्रॉप आउट रेशो ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन एवरेज यही है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट एजुकेशनल टेलीविज़न चैनल। जो पाकिस्तान का जो टेलीविज़न चैनल है एजुकेशनल, उसका नाम क्या है? टेली स्कूल, टेली एजुकेशन,
डिस्टेंट एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये सारे नाम देखें तो जहन में आता है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को टेक करें या टेली एजुकेशन को टेक करें, लेकिन है वो टेली स्कूल, ये अपने जहन में रखना है। जो चैनल है टेलीविज़न चैनल, उसका नाम क्या है? टेली स्कूल। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, ये आज जो है ना मुझे साबिर साहब ने भेजा है, ये नई चीज़ है हमारे लिए, दावत इस्लाम की बड़ी कामयाबी। ये किन्जुल मदारिस तालीमी बोर्ड, इसका जो है ना ये इफ्तिताह हो गया है। जामियातुल मदीना की सनद MA के बराबर। वफाकी वज़ारत तालीम की इजाज़त से दावत इस्लामी का तालीमी बोर्ड बन गया है, जिसका नाम किन्जुल मदारिस है। जामिया मदीना सनद जारी करने वाला इदारा बन गया, HEC से मंजूरी हो गई इसकी। ये जो है डाटा बैंक के अंदर आप इसको शामिल कर लें, ये नया है हमारे लिए। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर जो है ना यहाँ पर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो है ना हम लेक्चर लेकर आएंगे, उसका जो नाम है वो मैंने बना तो लिया है, बस उसको अभी रिकॉर्ड करना है। वो है ये पॉलिसीज़ वाला। जब हम पॉलिसीज़ पढ़ते हैं तो हमें सारी चीज़ें एक जैसी लगती हैं, तो मैंने ये किया है कि जो उन सारी पॉलिसीज़ के अंदर कॉमन चीज़ें हैं वो मैंने अलग लिख ली हैं, सेपरेट कर ली हैं। और जो न्यू चीज़ें, यूनिक की बातें हुई हैं हर पॉलिसी के अंदर, वो चंद पॉइंट्स हैं एक लाइन की, वो मैंने अलग कर लिए हैं। अगर दूसरा लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, पॉलिसियाँ आपकी जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। तो इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। सपोर्ट दे मौला।